नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 19 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, निरंतरता रहना बहुत ज़रूरी है। कल आपका एसीएफ का जीके का पेपर हो चुका है और उसमें भी आपने देखा बहुत से करंट जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप निरंतर रहेंगे तो ही इन प्रश्नों को सही तरीके से कर पाएंगे। इसलिए डेली ये करंट अफेयर्स की कक्षा जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको रिवीजन करने के लिए आप हमारी पीडीएफ्स का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये अभियान चल रहा है ताकि हम स्वदेशी रूप से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी क्रम में भारतीय सेना के लिए विकसित किया जा रहा है एक उपकरण जिसका नाम है एसडीआर। टेक्नोलॉजी का शब्द है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आरएस परीक्षा में सीधा प्रश्न आ सकता है। आपको बताना है किस तरह का उपकरण है। एक तरह का संचार उपकरण होता है एसडीआर, ठीक है। तो एसडीआर क्या है ये समझिए। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इसको कहा जाता है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो सेना है उसके द्वारा जो संचार उपकरण उपयोग किए जाते थे वो एनालॉग सिग्नल्स पर आधारित होते हैं। सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक को डिजिटल कहा जाता है, एक में एनालॉग होता है। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से उपकरण डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के फॉर्म में आते हैं। जहां कहीं भी कंप्यूटर चालित डिवाइसेस का प्रयोग होता है वहां पर डिजिटलाइज्ड कर दिया जाता है सिग्नल्स को, ठीक है। जैसे कि आपकी घड़ी भी है, दो तरह की घड़ी होती है, एक में सुई होती है। सुई वाली घड़ी को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग। जबकि जिसमें आप देखते हैं डिजिटल अंकों के रूप में आपको टाइम दिखाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिजिटल जो है वॉच उसको बोला जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एनालॉग जितने भी सिग्नल भेजने वाले जो हमारे रेडियोस थे पहले के सॉफ्टवेयर जिनको कॉम्बट नेट रेडियो कहा जाता था, उनके स्थान पर अब क्या किया जा रहा है, अब ऐसे नए रेडियो बनाए जा रहे हैं जो कंप्यूटर चालित होंगे। अर्थात उसमें एक साउंड रिसीवर होगा, वो रिसीव करेगा, उसके बाद में थ्रू द इंटरनेट डिजिटल कन्वर्जन करके और ट्रांसमिशन किया जाएगा जो ज़्यादा फास्ट होगा और ज़्यादा सिक्योर्ड भी हो पाएगा। तो वर्तमान में भारतीय सेना के जो सीएनआर उपकरण हैं वो केवल वॉइस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। वहां पर रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जो है ट्रांसमिशन होता है, लेकिन अब जो है डेटा ट्रांसमिशन अब हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे कंप्यूटर उपकरणों के साथ में। प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले फायदों से सैनिकों को लेस करने के लिए ही नेट केंद्रित युद्ध लड़ने हेतु नए विकसित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को लिया जा रहा है। इनकी खासियत क्या है, शोरगुल भरे स्पेक्ट्रम के वातावरण में भी बेहतर डेटा ट्रांसमिशन ये कर सकते हैं। ज़्यादा सुस्पष्ट आवाज़ होती है और डेटा ट्रांसमिशन बिल्कुल सटीक तरीके से हो पाता है। एसडीआर भारतीय सेना की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पष्ट और सुरक्षित मोड में अनेक वेव फॉर्म्स सिस्टम की बेहतर सुरक्षा और बेहतर संचार को सपोर्ट करता है और इसीलिए एसडीआर का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। चलिए, एसडीआर टर्म इकोनॉमी में भी उपयोग की जाती है, जो आपका हिस्सा होता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, उनके लिए भी एसडीआर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश में हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र, हाइड्रोजन एक्सीलेंसी सेंटर स्थापित करने के लिए कौन सी एक भारतीय कंपनी काम कर रही है? तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में ग्रीन स्टेट नॉर्वे की सहायक कंपनी एमएस ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मिलकर के एक हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हाइड्रोजन, स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। ये जो उत्कृष्टता केंद्र होगा ये हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला और हाइड्रोजन के स्टोरेज और ईंधन सेल सहित जितनी भी अन्य लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है उनके माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, विभिन्न देशों में जो इस तरह से विकास हो रहा है उसको अडॉप्ट करना और इनको जानना और अनुभव करने की सुविधा प्रदान करेगा। एक तरह से होलसेल सेंटर होगा जो विभिन्न देशों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हमारे देश में हाइड्रोजन सेल्स के उत्पादन को बढ़ाने और हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में प्रयोग को बढ़ाने का काम करेगा। ये संस्थान हाइड्रोजन और ईंधन सेल्स के क्षेत्र में सर्वोत्तम औद्योगिक कार्य प्रणाली, भाई कैसे हम इनको औद्योगिक स्तर पर ले जाएं, उत्पाद प्रोटोकॉल और नियमन के लिए कोड और मानकों को विकसित करने के लिए एक थिंक टैंक, जहां पर सभी प्रकार की नॉलेज हमारे पास होगी, वो भी काम करेगा। दोस्तों, हाल ही में जो 2021-22 का बजट आया था उसमें एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च किया गया है और ये जो मिशन है
इस मिशन के अंतर्गत ये प्रयास किया जाएगा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाले ईंधन जो आधारित जो वाहन है उनको बढ़ावा मिले। वर्तमान समय में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण करके इसे दिल्ली के राजघाट बस डिपो में प्रयोग लिया जा रहा है और ये सफल भी हुआ है। हाइड्रोजन ईंधन क्या है? एक शून्य कार्बन ईंधन होता है, मतलब यहाँ पर किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया जाता है। लेकिन इसका जो उपयोग है वो काफ़ी जटिल है, क्योंकि ऑक्सीजन, आप हाइड्रोजन को जब ईंधन के रूप में प्रयोग लेते हैं तो उस समय ये तरल रूप में होना आवश्यक होता है। तो जैसा कि आपने जो हमारे विभिन्न प्रकार के कंबशन इंजन्स देखे होंगे, प्रणोदक जो हमारे खास करके जितना भी, जिसमें हम इन्हें माइनस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रणोदक यान, हमारे जो अंतरिक्ष यान प्रणोदक वाले, क्रायोजेनिक तकनीक का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो बर्फ के रूप में इनको पूरा जमाया जाता है, बहुत -180-190 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर इनको जमाया जाता है, -270 डिग्री तक इनको जमाया जाता है और वहाँ पर जाकर के ही ये ईंधन के रूप में काम करने योग्य होते हैं। तो क्रायोजेनिक तकनीक जो इंडिजीनियस हमने डेवलप की है उसमें इसका प्रयोग होता है। आने वाले समय में हमारी कारों से लेकर के अन्य उपकरणों में भी इसका उपयोग संभव हो पाएगा। खेलों की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए? आईपीएल की बोली हाल ही में लगाई गई और क्रिस मॉरिस ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित किया है। तो क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। युवराज सिंह 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि अब दिल्ली कैपिटल्स है, उसके हाथों 16 करोड़ में बिके थे। क्रिस मॉरिस का बेस प्राइस तो 75 लाख था, लेकिन उन्हें अच्छी बोली में खरीदा गया है। पिछले वर्ष भी इन्हें 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। क्रिस मॉरिस को लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए और इसी क्रम में सब इंस्पेक्टर का सपना अधूरा ना रहे, उसके लिए अभी से जुड़े हमारे कोर्स में। एक विशेष कोर्स हिंदी पर आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2021 के लिए हमने लॉन्च किया है और इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और उसके साथ साथ एमसीक्यू क्विज और टेस्ट, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिलेगा, वो भी 999 रुपये मात्र में। तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर ये कोर्स अवेलेबल है, इंतजार मत कीजिए। अपने जो लक्ष्य है उस तक आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और ये कोर्स आपको निरंतरता बनाए रखेगा। रेगुलर आप इसमें पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से अंत में केवल आपका रिवीजन का काम रहेगा, जिसे करके आप बेहतर स्कोर भी कर पाएंगे। तो आज ही आरएस जंक्शन ऐप डाउनलोड करें या फिर वेबसाइट पर जाकर के वहां से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी सेना में शामिल पहली भारतीय मुस्लिम चैपलिन कौन है? तो दोस्तों, सलेहा जबीन पहली भारतीय मुस्लिम चैपलिन बनी है अमेरिकी सेना में। कल भी एक प्रश्न आया था जो सर्जन जनरल विवेक मूर्ति वाला प्रश्न आपसे पूछा गया, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो भारतीय मूल की सलेहा जबीन अमेरिकी सेना में शामिल पहली भारतीय मुस्लिम चैपलिन है। सलेहा एयरफोर्स चैपलिन कोर्स में स्नातक है। चैपलिन कौन होता है? चैपलिन धार्मिक मामलों में सलाह देने वाला एक पेशेवर होता है, उसी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जबीन को पिछले साल ही दिसंबर में शिकागो में कैथोलिक थियोलॉजिकल यूनियन में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया था। वह रक्षा विभाग में नियुक्त की गई पहली महिला मुस्लिम चैपलिन है और एक छात्रा के तौर पर 14 साल पहले वह अमेरिका आई थी। तो भारतीय मूल की सलेहा जबीन को इस पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अंतरिक्ष की खोज लगातार मनुष्य का एक उद्देश्य रहा है और इसी क्रम में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परसेवरेंस रोवर जो है वह मंगल ग्रह पर उतर गया है। इसने जजीरो क्रेटर के पास पहली बार एक बहुत ही टफ लैंडिंग को अंजाम दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी का ये दूसरा रोवर है जो वहां उतरा। इससे पहले क्यूरियोसिटी भी वहां पर उतर चुका है और ऑपरेट कर चुका है। 7 महीने पहले जुलाई माह में इस रोवर ने धरती से टेक ऑफ किया था। न केवल ये बल्कि इसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात का मिशन होप प्रोब भी वहां गया और इसके साथ साथ चीन का प्रोब भी गया। ये दोनों ऑर्बिटर थे जो सफलतापूर्वक अब मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने पहली बार सबसे हेवीएस्ट अपने रोवर को उतारा है जो सबसे महत्वपूर्ण काम करेगा और वो काम होगा वो मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने लेकर के वापस आएगा। अपनी लैंडिंग से पहले रोवर को उस दौर से भी गुजरना पड़ा जिसे 7 मिनट का आतंक या टेरर ऑफ 7 मिनट्स कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान रोवर 12,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से
वायुमंडल में जाता है और उस दौरान उसके घर्षण की वजह से नुकसान पहुंचने की बड़ी संभावना होती है। पिछले सप्ताह जैसा कि मैंने बताया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के ऑर्बिटर्स भी वहां पहुंच चुके हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 2 उपग्रहों के साथ साथ नासा के 3 उपग्रह या ऑर्बिटर अभी भी मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी की गई 2021 टाइम 100 नेक्स्ट नामक एक सूची में कितने भारतीय और भारतवंशी लोग दोनों मिलकर सम्मिलित हैं? तो 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें 1 भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है और 5 भारतवंशी लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो ये एक टाइम 100 जो श्रृंखला है उसी का विस्तार है और ऐसे लोग जो कि आने वाले समय में इमर्जिंग लीडर्स के रूप में हो सकते हैं, जो भविष्य को आकार देंगे, जो भविष्य का निर्माण करेंगे, उनकी ये लिस्ट है। तो इनमें ट्विटर की शीर्ष वकील विजया गड्डे, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, इंस्टाकार्ट की संस्थापक और सीईओ अपूर्व मेहता, गैर लाभकारी गेट अस पीपीआई की निदेशक शिखा गुप्ता और गैर लाभकारी अपसॉल्व के रोहन पुवोलरी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी इस सूची में है, जो अपने नाम में रावण भी लगाते हैं। इन्होंने क्या क्या काम किए हैं? ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में कोरोना के दौरान नौकरी गंवा देने वाले नागरिकों की मदद की। विजया गड्डे ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपूर्वा मेहता की कंपनी इंस्टाकार्ट ने कोरोना के दौरान बड़ी मात्रा में जो अमीर लोग मदद करना चाहते थे उनको राशन सामग्री पहुंचाई। वहीं चंद्रशेखर आजाद दलितों को शिक्षित करने के लिए स्कूल चलाते हैं भारत में। शिखा गुप्ता ने कोरोना के दौरान अमेरिका में बड़ी संख्या में पीपीई किट का वितरण किया, जबकि रोहन पुवलोरी ने एक ऑनलाइन टूल विकसित किया जो लोगों को खुद के दिवालिया फॉर्म भरने की सुविधा देता है। तो ये सारे के सारे काम इन अलग अलग लोगों के द्वारा किए गए हैं और निश्चित रूप से ये टाइम 100 नेक्स्ट में आने के लायक भी हैं। तो ये करंट अफेयर्स हैं और आप भी दोस्तों टॉपर्स की लिस्ट में आने के लायक है, लेकिन वो तब होगा जब आप मेहनत करेंगे, रेगुलरिटी रखेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। तो भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।